नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले पारी का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी यूपी ट्रिपल एससी का फर्स्ट मीटिंग का आज 15 तारीख का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी के साथ मैं उन प्रश्नों पर डिस्कशन के लिए क्लास लेकर के आया हूँ कि उसके आंसर्स क्या होंगे। ये आंसर 100% सत्य हैं। जीएस का आंसर मैं डिस्कस करूंगा। जो जीएस के प्रश्न आ रखे हैं आपके, खास करके उनके सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ध्यान से, ठीक है, आप पेपर दे करके आए हैं, अगर आंसर मिलाना चाह रहे हैं तो सटीक आंसर 100% सत्य जीएस के क्वेश्चंस का आंसर मैं बता रहा हूं, आप मिला लीजिए। और साथ के साथ यदि आप कल एग्जाम देने वाले हैं, यानी 16 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो निश्चित रूप से देख करके जाइए कि अगर एक दो प्रश्नों का भी लाभ यहाँ से आपको मिल जा रहा है तो आपका प्लस हो जाएगा। साथ में अगर आप सभी लोगों ने मेरा पिछला वीडियो, जो मैंने 3-4 वीडियो डाले थे, वो देखा रहा होगा, तो आपको 4 से 5 प्रश्नों का लाभ हुआ है। यानी उन वीडियो से अगर देखा जाए तो 4-5 प्रश्न आपके मिल रहे हैं मेरे डिस्कशन से। तो ठीक है, उस वीडियो का भी लाभ मिला है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तेजी से उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी अगर कल एग्जाम देने जा रहे हैं, 16 तारीख को आपका सेंटर है, तो वो वीडियो पिछले वाले भी देख लीजिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं, प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, अगर बात किया जाए, आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो यहाँ हाई कोर्ट की बात किया कर रहा है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कौन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो याद रखना है कि आपका अनुच्छेद 230 में कहा गया है, 230 में, कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में या किसी भी आपके केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है या उसकी सीमा को बढ़ा सकता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी उसमें शामिल कर सकता है। तो इसका आंसर होगा डी बच्चों, संसद। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान करता है। मैंने चर्चा भी किया था अपने पिछले वीडियो में। आर्टिकल 124 कहता है इस्टेब्लिशमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 124 में कहा गया है संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन की बात किया गया है। तीसरा है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद सदस्यों। मैंने आपके अपने संविधान वाले वीडियो में यह बात डिस्कस किया था कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कहा गया है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा की गारंटी या लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। तो अगर आपने मेरा वीडियो वाला देखा रहा होगा तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न सही हुआ होगा, और साथ में ऊपर वाला भी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। किया जा रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो दोस्तों एनएचआरसी की बात कर रहा है। याद रखिएगा 1993 में 12 अक्टूबर को एनएचआरसी का गठन किया गया था, 1993 में, जो पूरी तरीके से स्वायत्त विधिक संस्था है। यह एक स्वायत्त या स्वतंत्र संस्था है दोस्तों, अर्थात इस पर किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, स्वायत्त रूप से काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी पहला आंसर याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ये स्वायत्त संस्था है 1993 में। और अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है उसी को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न है बच्चों, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है।
तो निमोनिया से मानव शरीर का लंग्स प्रभावित होता है, और लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। ठीक है, तो निमोनिया से मानव शरीर का लंग्स प्रभावित होता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है दोस्तों, इससे याद रखिएगा। तो इस पांचवें का आंसर हो जाएगा डी। कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन है फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, कॉटन। तो फ्लैक्स, अलसी वलसी का जो पौधा होता है उसी के रेशे को फ्लैक्स बोलते हैं, तो ये है प्राकृतिक रूप से मिलता है। जूट आप जानते ही हैं प्राकृतिक रूप से मिलता है। कॉटन रुई से प्राप्त होता है, तो वो भी कृत्रिम रेशा है। नायलॉन कृत्रिम रेशा नहीं है, यह मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है, यानी इसे प्रोसेस करके हमारे आपके द्वारा यानी मानव के द्वारा बनाया जाता है। ये नेचुरली निकलने वाला रेशा नहीं है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वनस्पति रेशा नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन, बी आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखना दोस्तों, यह आंसर पूरी तरीके से 100% सत्य है। ठीक है, कोई भी गलत आंसर नहीं है, पूरा रिसर्च करके मैं बता रहा हूं और मुझे बेहतर जानकारी है इन आंसर्स की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वायु प्रदूषण पर, दूरी, पृथ्वी से दूरी पर, दबाव पर, उसके तापमान पर। देखिए, वायु प्रदूषण और दबाव का कोई लेना देना नहीं तारे के रंग से, तो अगर आप यह प्रश्न कर रहे थे तो ये दोनों आंसर ऑप्शन अपने आप बाहर हो जाते। कंफ्यूजन हो सकता था पृथ्वी से दूरी पर और उसके तापमान पर, तो याद रखिएगा तारों का रंग जो है उस पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं, तो उसके तापमान से हमको क्या लेना देना। अब हमसे दूर कोई तारा है, लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो उसके तापमान से हम कैसे प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। और वो दूर टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका रंग जो है उसकी दूरी से प्रभावित हो रहा है, निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, मेरे अनुसार 100% इसका आंसर बी होगा, पृथ्वी से दूरी। ठीक है, यानी तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाउस गैस। तो याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो प्राकृतिक तापन को बढ़ाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन में वृद्धि करता है। इसके अलावा मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, CFC गैसें हो गई, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आते हैं। अगला आपका 13वां प्रश्न देखिए, GS का है, बीच में मैथ रीजनिंग का प्रश्न है जो आपने किया ही होगा। 13वां प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपका हिंदी के प्रश्न दिए हुए हैं, बड़े आसान से प्रश्न, ये आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, जिस हिसाब से पेपर सोचा जा रहा था कि कठिन आएगा, उतना कठिन पेपर नहीं है दोस्तों। आप मेरिट बहुत अच्छा कर सके होंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश का पैराग्राफ है, इस पर 3 प्रश्न हैं, फिर मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आपके रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, और फिर करंट अफेयर्स है। तो 30वें नंबर पर प्रश्न पर आते हैं। 30वां प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन, इजराइल, USA, रूस। तो ताइवान को लेकर के आप सभी को पता है कि मैंने विश्व भूगोल का जो मैपिंग का सेक्शन अपने चैनल पे किया, उसमें आपको बताया है कि ताइवान को लेकर के चीन और ताइवान में हमेशा विवाद होता रहता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उस बेसिस पर लगा
मैंने बताया कि चीन और ताइवान की बात किया जाए तो चीन और ताइवान का युद्ध आपस में मनमुटाव हमेशा चलता रहता है। अगर ये करंट अफेयर्स की जानकारी आपको नहीं भी थी, अगर वो जानकारी थी तो आप लगा सकते थे। चीन ने ही सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है ताइवान पर दबाव बनाने के लिए, ताइवान को डराने के लिए एक तरीके से, याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? दोस्तों, हुगली नदी पर यह किया गया था और कोलकाता में किया गया था। बहुत चर्चा में था, न्यूज़ में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। याद रखिएगा, जो भी करंट अफेयर्स का प्रश्न आया है, बहुत आसान सी प्रश्न आए हैं जो रोज न्यूज़पेपर में आता था। दोस्तों, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में अगर आप न्यूज़ भी रोज सुनते रहे होंगे तो ये सारे आंसर आपके सही हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको कहा भी था, कई अपने विद्यार्थियों से कहा था कि आप केवल 2 महीने पहले तक का ही करंट अफेयर्स पढ़िएगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब है कि एग्ज़ाम है, कोई मानता नहीं है। सभी ने ज़बरदस्ती 5-5, 6-6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा, एकदम गहराई में जाके पढ़ा, और सारे करंट अफेयर्स आपके अगस्त के, जुलाई और अगस्त के आ रखे हैं, बाकी कहीं से कुछ नहीं पूछा हुआ है। देखिए, ठीक है, तो जिसने कहना माना होगा उससे लाभ हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हुगली नदी मतलब कोलकाता, तो कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है लगभग 500 मीटर की दूरी पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत चर्चा में था। दोस्तों, इतना आसान प्रश्न आएगा ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन इसका लाभ आपको मिलना चाहिए था। अगर इसमें भी आपने गलत किया है तो आपकी कमी है, या आपने बड़े बड़े योद्धाओं का चैनल देखा होगा, बड़ी बड़ी चीजें देखी होंगी, छोटी चीजें सारी छोड़ दी होंगी। अगला ये, अगला बात किया जाए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? यह भी चर्चा में था दोस्तों, और पूरा का पूरा न्यूज में चर्चा में था, न्यूज़पेपर में भी आया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पेज होता है, इवन दैनिक जागरण तक के पेपर में आया था। इजराइल ने किया है। इजराइल की अगर बात किया जाए तो इजराइल ने पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, पहला कृत्रिम भ्रूण। हालांकि इससे पहले ब्रिटेन पर तेजी से चर्चा हो रही थी, ब्रिटेन की बात हो रही थी, लेकिन ये भ्रूण तैयार किया इजराइल ने फाइनली। ठीक है, बहुत चर्चा में था इजराइल इसको लेकर के। इसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? और ये हाल फिलहाल की घटना है, अगस्त की, जुलाई अगस्त के टाइम पे अगर बात किया जाए तो ये भी गुजरात में हुआ है। मोदी जी ने काफ़ी चीज़ें गुजरात के लिए की हैं, उसमें एक यह भी है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। दोस्तों, अब संयोग है मेरे पास थोड़ा सा वक्त का अभाव था, नहीं मैं आपको जुलाई अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ाना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया, फिर भी मैंने आपको बताया था आप यही करिए। ठीक है, अगर आपने मेरा कहना अगर किसी एक भी विद्यार्थी ने माना होगा तो ये सारे प्रश्न उसके सही हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो मेरा देख के जाइएगा, अगर इसमें से 1-2 प्रश्न भी आ गए तो आपको प्लस करेगा। दोस्तों, बिल्कुल भूलिएगा मत, थोड़ी देर का वीडियो है। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अभी हाल फिलहाल ये किसी एग्जाम में भी आया था। और याद रखिएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में सबसे ज़्यादा कोई कार्य कर रहा है तो संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय कर रहा है दोस्तों। तो बढ़े चलो का मतलब है कि सभी लोग मिलजुल करके बढ़े चलो, आपस में कल्चर और संस्कृति को मिला के बढ़े चलो, याद रखिएगा। और ये संस्कृति मंत्रालय की ही पहल है। तो शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। बढ़े चलो का मतलब है आपस में मिलजुल करके एकता के साथ बढ़े चलिए, हमारी संस्कृति की विराटता को बढ़ाते चलिए। तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम के एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? ठीक है, अब देखिए,
पूरा का पूरा करंट अफेयर्स केवल जुलाई और आपका अगर बात किया जाए अगस्त का है दोस्तों, बाकी कोई नहीं पूछा हुआ है, कहीं का भी नहीं पूछा हुआ है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, या अगर गलत हो गया तो अगर जिसने ध्यान दिया होगा तो उसे लाभ हुआ है। ठीक है, ये भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास जो है स्काई लाइट के नाम से किया गया है। इसरो आदि इसमें शामिल था। अगर बात किया जाए स्काई लाइट, याद रखिएगा डी ऑप्शन, इसका ऑप्शन है डी, स्काई लाइट बहुत चर्चा में था। 25 से 29 जुलाई तक यह अभ्यास किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान हुई? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के इकोनॉमिक्स खास करके शेयर मार्केट के बिग बुलियन कहे जाने वाले व्यक्ति जो थे, उन्हीं ने आकाशा एयर खरीदा था। ठीक है, हाल फिलहाल उनकी मौत भी हो गई है। ठीक है, जिसे भारत का वारेन बफेट भी कहा जाता था, भारत का वारेन बफेट भी कहा जाता था। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला नाम सुना होगा। तो झुनझुनवाला जी की अभी जस्ट मौत हुई है कुछ माह पहले, और इसीलिए आकाशा एयर खरीदा था उन्होंने। और आकाशा एयर की पहली उड़ान जो उन्होंने रखी, जो पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ, वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच हुआ। मुंबई से अहमदाबाद दोस्तों, बहुत चर्चा में था ये भी, क्योंकि झुनझुनवाला जी की मौत, और खास करके मैं तो उनकी चीज़ों को देखता रहता था, जुड़ा हुआ था, तो ये भी बहुत चर्चा में रहा है। लेटेस्ट प्रश्न ही है आकाशा एयर। ठीक है, जो भारत के शेयर मार्केट के बिग बुलियन कहे जाते थे, वारेन बफेट कहे जाते थे, और सर्वाधिक रईस व्यक्तियों में है। 5,000 से बिजनेस शुरू किया और 40,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, याद रखिएगा ये भी चर्चा में था। इसमें गोवा, दादरा और दमन दीव और नगर हवेली, ये यानी दादरा नगर हवेली दमन दीव का रीजन और गोवा, दो क्षेत्र हैं जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गए हैं। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन में केवल गोवा दिया है, तो गोवा होगा। अगर कल के प्रश्न में यही रिपीट करके आपके दादरा नगर हवेली को दे दे तो वो आंसर भी हो जाएगा, गोवा हटा दे तो। याद रखिएगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि गोवा के साथ साथ दादरा नगर हवेली दमन दीव का रीजन भी है। ठीक है, दोनों साथ ही पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य बने हैं। अगला है, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं? सभी को पता होगा, मैंने डिस्कस भी किया है भारत के भूगोल के क्लास में, कि इसमें अगर देखिएगा मालदीव, म्यांमार, चीन में के बाद यूएई आपका पड़ोसी नहीं है, वो फारस की खाड़ी पर है। कहाँ है? फारस की खाड़ी पर है। ठीक है, यानी अगर बात किया जाए पर्शियन गल्फ के रीजन के पास यूएई है, सऊदी अरब के पास। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। इसके बाद, किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की? तो अगर बात किया जाए तो ये आईआईटी मद्रास है, ये भी काफी चर्चा में था दोस्तों, आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों, अगर यह आपको नहीं भी पता था बच्चों, तब भी आप सही कर सकते थे। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किया जा रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गृह मंत्रालय की बात आ जाती है, और गृह मंत्रालय में अमित शाह जी अध्यक्ष है। तो निश्चित सी बात है अमित शाह इसमें शामिल हुए होंगे। अब जिस भी बच्चे की मुझे कॉपी मिली उसने स्मृति ईरानी किस बेस पे लगाया मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन सीधे सीधे नरेंद्र मोदी अमित शाह में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अमित शाह ही थे राष्ट्रीय सुरक्षा में। ठीक है, तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों बहुत आसान थे बच्चों, ध्यान से करिएगा कल का पेपर जिसका है, और जिसने दे दिया है उसे भी निराश नहीं होना है। ठीक है, साथ के साथ ध्यान से पढ़ाई करना है बस, बहुत ज्यादा परेशान होकर के नहीं आगे चलना है। चलिए आगे एक प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद
अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो एक सामान्य सी बात है, मैंने चर्चा भी किया है कि लोकसभा में पद धारण करने की आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष लोकसभा में, 30 वर्ष राज्यसभा में, याद रखिएगा। और साथ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और साथ में ग्रामीण स्तर नगर निकाय या पंचायती राज के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु के होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों 25 वर्ष। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगर आपने मेरा पर्यावरण वाला वीडियो देखा होगा जो मेरे चैनल पे पड़ा है, तो ये आंसर आपका सही हुआ होगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों याद रखना, भारत के भूगोल के मैंने आपके लिए जो मैराथन क्लास लाई थी उसमें यह भी डिस्कस किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मांजुली द्वीप भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। तो इसका आंसर ए होगा। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम का एक जिला भी बनाया जा सका है गया है, यानी अब असम का एक जिला बन गया है मांजुली अपने आप में। साथ के साथ याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित लोकटक झील में कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है। कल के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैसे? अगर आपने सही किया है तो अच्छी बात है, गलत किया है तो बहुत गलत है। आपको वीडियो मेरा जरूर देखना चाहिए था, जुड़े रहना चाहिए था। ठीक है, अगला है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? बड़ा ये थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है आपका गलत हो गया हो, तो ये है हंगेरियन फोरिंट। हंगेरियन फोरिंट दोस्तों 44 का सी। अगर देखा जाए, अगर ये नहीं आ रहा था तो आप इसे छोड़ भी सकते थे। हंगेरियन फोरिंट जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। ये इसलिए पूछा है क्योंकि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन के आसपास के रीजन में हंगरी आदि देश मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य। कई बार मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य का 1953 में गठन हुआ था, जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था 1953 में। और पुट्टी श्री रामुलु की मौत के बाद तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके अगर बात किया जाए तो इसकी उद्घोषणा की थी, घोषणा किया था। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है भारत का, याद रखेगा। साथ में अगर बात किया जाए कि पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई, तो पंचायती राज की शुरुआत हुई है राजस्थान के नागौर जिले से। कल के लिए महत्वपूर्ण है अगर पूछा जाए तो, राजस्थान के नागौर जिले से, यह भी ध्यान रखिएगा। वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए, और साथ में याद रखिएगा हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, जो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर गठित। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था। 3 स्तर हैं, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक। इसके लेखक हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की काफी अच्छी पुस्तक है ये, पावर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, बच्चों के लिए, युवा लोगों के लिए ही लिखी गई है। अगर आप कभी इलाहाबाद रह रहे हैं, कभी घूमते टहलते पुस्तक शॉप पे गए होंगे, तो ये किताब निश्चित रूप से आप देखे होंगे, पावर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, तो एकदम एक बच्चों के लिए ही लिखी गई पुस्तक पर यह प्रश्न पूछा है। हालांकि सभी चैनल वालों ने एकदम नई नई किताबों की भरमार लगा दी थी पढ़ा पढ़ा के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला है UNFCCC का अर्थ। ये भी मेरे पर्यावरण के पिछले क्लास में अगर देखा जाए, जो पर्यावरण की क्लास पड़ी हुई है चैनल पर, उसमें मैंने बताया है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी डी ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन। और इस पर बहुत तेजी से काम भी हुआ है। इसी ने एक रिपोर्ट दी थी कि भारत के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो 2050 सॉरी 2022 चल रहा है, 2050 तक गंगा नदी सूख सकती है। इसने रिपोर्ट दिया था, बड़ा चर्चा में था। और मैंने ये सब बातें आपके पर्यावरण वाली क्लास में डिस्कस भी किया है दोस्तों, जो मेरे चैनल पर मौजूद है। ठीक है, तो आपने अगर देखा रहा होगा तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। इसके बाद अगर बात किया जाए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी की अगर बात किया जाए तो ये आपके उत्तर प्रदेश का ही प्रसिद्ध है, याद ही और कहीं नौटंकी होती ही नहीं है। तो अगर आप यूपी के हैं, ये तो सभी का सही हो गया होगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मित्रों स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में मौजूद है मेरे दोस्तों। बच्चों बिल्कुल नहीं भूलिएगा, देख के जाइएगा वीडियो। आगे चलते हैं। अगला आपका पैसेज दिया है, इस पैसेज पर आधारित प्रश्न है। बड़ा आसान से प्रश्न है, मैंने देखा है आपने सबने सही कर लिया होगा। ठीक है, अगर इसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है जो वहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा। तो ये भी आपने सही कर लिया होगा। अगला भी पैसेज पर आधारित प्रश्न है और आसान सा पैसेज है, आपने इसे भी सही किया होगा। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इसका आंसर इसी के अंदर से निकल आ रहा है और मुझे उम्मीद है आप सबने सही कर लिया होगा। ठीक है, अगला मैथ का प्रश्न है। मैथ आपने चार्ट बेसिस प्रश्न है, ये भी किया होगा उम्मीद है। और पेपर देख के लगता है कि इस पेपर में 80 बड़े आराम से लाया जा सकता था। 80 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पेपर के लिए, 80 प्लस लाया जा सकता था। मैथ के प्रश्न भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आए हैं। 80 नंबर प्रश्न पर आते हैं, जो आपका जीएस का प्रश्न है, इतिहास का। बड़ा चर्चा में रहता है ये। देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा गया था? कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? एकदम हर सामान्य सी बात है, एकदम बच्चों को हाई स्कूल में भी 12th में भी पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री का सामान्य सब बात है कि मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था, कि देवताओं को जो प्रिय हो, जो देवताओं को भी प्रिय है, देवताओं को भी प्रिय होने वाला अशोक। ठीक है, अशोक जो सभी का शोक हरता है, सभी के दुख हरता है। और अशोक के ही स्तंभ फेमस हैं, शिलालेख फेमस हैं। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो ये सब अशोक ही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, सभी ने किया होगा। अगला है दोस्तों, संगमरमर पर पियरा ड्यूरा। संगमरमर पर पियरा ड्यूरा की अगर बात किया जाए तो पियरा ड्यूरा जो है, रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम समय में बहुत लोकप्रिय था। इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि औरंगजेब और शाहजहां में, लेकिन अगर फिर भी इस पर चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि एक चित्रकला के लिए फेमस था, एक अगर बात किया जाए तो आपके जैसे अगर हम बात करते हैं, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो उस समय अगर देखेंगे तो बिल्डिंग का काम बहुत तेजी से चलता था, यानी इमारतों पर ज्यादा काम होता था। तो मुझे लगता है कि शाहजहां हो सकता है इसका आंसर, बट थोड़ा सा मुझे अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात रख दी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? आंसर देख के ही आपने ताम्र पाषाण काल लगा दिया गया होगा। आंसर यही है, बिल्कुल सही है। अगला है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि इतिहास का भी इतना प्रश्न आसान आएगा। केवल 81 नंबर के प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो सब प्रश्न बहुत आसान है इतिहास के। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगृह में दोस्तों, राजगृह। और राजगृह को आज वर्तमान में राजगीर कहा जाता है, बिहार में है राजगीर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न की बात किया जाए तो 84 नंबर प्रश्न है आपका, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो दोस्तों उन्होंने कहा था, कमला चट्टोपाध्याय जी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने गांधी जी को मनाया था और पहली बार मनाया था कि महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाए, इसमें महिलाओं को अलग ना रखा जाए, उनका भी सहयोग लिया जाए। तो गांधी जी मान गए थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की बात को रखते हुए महिलाएं शामिल हो गई थी दांडी नामक यात्रा में, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें 85 नंबर प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। एकदम क्लियर कट है, सबने लगाया होगा। अगला प्रश्न भी 86 नंबर बड़ा आसान है, भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो आपको पता है भूदान आंदोलन के प्रणेता किसे कहते हैं? विनोबा भावे जी को कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, याद रखिएगा। ठीक है, विनोबा भावे इसका आंसर हो जाएगा। तो इतिहास के सारे प्रश्न बहुत ही आसान थे, बेहद आसान थे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना आसान प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है 80 प्लस स्कोर सबने किया होगा, बढ़िया किया होगा पेपर। चलिए अगला, नहीं किया है तब भी नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, गलतियां होती ही हैं। 87 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? बताइए, चलो दिल्ली यानी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और साथ में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं, दोनों नारा एक साथ दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। यह भी बड़ा आसान था, सबने सही किया होगा। अगला है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई? तो सबसे पहले यूरोपीय देशों में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है और फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति नजर आती है। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी पे विश्व के भूगोल में ये दिया हुआ है, एकदम क्लियर कट लाइन दी हुई है यही वाली। तो फ्रांसीसी क्रांति में इसकी बात किया गया है। ठीक है अगला है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 का, और यह भी 1935 के भारत शासन अधिनियम की ही देन थी। बंबई से सिंध प्रांत भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही प्रभावित था, उसी से अलग हुआ था, अलग निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में इसी का प्रभाव है। साथ में दिया गया है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? दोस्तों ये मैंने डिस्कस भी किया था, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है जो मिर्जापुर से जाती है, और ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के ब्रिटेन के ग्रीनविच से जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैंने दोनों चर्चा किया अपने वीडियो में, जिसने देखा होगा ये सही कर लिया होगा। 5.5 घंटे का अंतर है दोनों के बीच, और हमारा ये समय जो है 5.5 घंटे आगे है हमारे देश का समय। अगर वहां रात का 12 बजा है तो हमारे यहाँ अगले दिन का 5:30 सुबह का बज रहा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एकदम कॉमन सेंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक यानी जहां पे अर्थ उत्पन्न हो रहा हो। तो ऑप्शन है पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, शहरीकरण, खनिज। तो किसी भी जनसंख्या में अगर बात किया जाए तो जनसंख्या अधिक कहाँ रहेगी? जहां पर औद्योगिकरण हो यानी उसे काम मिले, शहरीकरण हो काम मिले, खनिज संपदा हो जिससे काम मिले यानी अर्थ से जुड़ रहा है, पानी की उपलब्धता की चर्चा नहीं किया जा रहा है यानी पानी का उसमें कोई रोल नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है विश्व के भूगोल में दोस्तों, आपने देखा होगा तिब्बत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बीच में है, याद रखिएगा, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बीच, और माउंट एवरेस्ट की बात किया जाए तो तिब्बत और नेपाल के बीच। साथ के साथ अगर बात करें केटू या गाडविन आस्टीन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में पीओके में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर में दोस्तों गर्मी के बाद जो है धरातल से शुष्क हवाएं ऊपर चली जाती हैं, क्षोभमंडल की तरफ चली जाती हैं, तो हमारे निचले लेवल पर हवाएं कम हो जाती हैं, यानी निम्न वेग की हवाओं के कारण यहाँ पर गर्मी होती है। याद रखिएगा, निम्न वेग की हवाओं के कारण, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। एक सेकंड दोस्तों, इसके आगे के प्रश्नों की अगर बात किया जाए तो आगे के प्रश्न जो है इसमें दिखा नहीं रहा है। सामान्य रूप में अगर बात करें दोस्तों, तो अगले आपके 93 नंबर प्रश्न के बाद की अगर प्रश्नों की मैं बात करूं तो मैं पढ़ करके डिस्कस कर देता हूं। जो अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, जो आपके इस पर दिखा नहीं रहा है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं इसे। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। 94 नंबर का प्रश्न जो था वो यह है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? यानी अगर देश विकासशील अवस्था में तो सबसे ज्यादा काम किस क्षेत्र में चल रहा होगा? ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों याद रखिएगा, अगर विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक चरण है तो अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की होंगी। किस क्षेत्र की होंगी? प्राथमिक, यानी कृषि से जुड़ा हुआ, जंगल से जुड़ा हुआ, एकदम बेसिक बेसिक काम सबसे ज्यादा चल रहा होगा। जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वोपरि होगा। 95 नंबर का प्रश्न है, 95 नंबर का प्रश्न है, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो दोस्तों याद रखना है, हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ही दिया है यह सभी, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी का प्रयोग, चौथा है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। तो याद रखिएगा, भारत में जब 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, और यह शुरुआत की गई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, इसीलिए उन्हें भारत के हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। तब पूरी तरीके से अगर बात करते हैं तो इन सभी का योगदान था, यानी सिंचाई की भी व्यवस्था की गई, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी की भी व्यवस्था की गई, और उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों का भी प्रयोग किया गया। तो यह सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा इसका। 96 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों भारत के भूगोल के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो नेपाल के रीजन से निकलती है। कोशी नदी, जिसे सप्त कोशी भी कहते हैं, 7 नदियों से मिलकर के बनती है, सब मैंने डिस्कस किया है। यह भी प्रश्न आपको मिला। ओवरऑल देखेंगे तो 6 से 7 प्रश्न आपके मिल रहे हैं मेरे द्वारा डिस्कस किए गए टॉपिक पे, सप्तकोशी, और इसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बदलती है, बाढ़ लाती है काफी ज्यादा। अगला प्रश्न है, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? अगर बात किया जाए कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है वित्त सचिव। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी द्वारा दी गई थी। ठीक है, फाइनली अनुमति, याद रखिएगा दोस्तों, याद रहेगा। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए
तो अगला प्रश्न है भारत की संघ। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आपके प्रश्नों की श्रृंखला की अगर बात कर लें तो 93 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, निम्न वेग की हवाएं हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपका 94 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो याद रखना है, शुरुआती चरण में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। किस चर से संबंधित बिलोंग करती हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र से। कृषि आदि जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अगर आपका बात किया जाए सामान्य रूप में, वह प्रश्न दिया हुआ है अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो ये सभी हिस्सा आपके हरित क्रांति का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? हरित क्रांति का हिस्सा था दोस्तों, याद रखना है सभी लोगों को। साथ के साथ आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये मैंने अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखना है बच्चों, याद रखिएगा कि एनडीसी द्वारा। किसके द्वारा? एनडीसी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, भारत की संघ कार्यकारिणी से तात्पर्य हो गया केंद्र की गवर्नमेंट, सेंट्रल, और सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी पार्लियामेंट की बात किया जा रहा है, संसद। जो संसद बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का गठन होता है। अगला प्रश्न है 99 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी और भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों याद रखना है मित्रों कि इन सभी बैंकों में व्यापारिक बैंक के रूप में आईसीआईसीआई भी काम करता है, एचएसबीसी भी काम करता है और भारतीय स्टेट बैंक भी। जबकि सिडबी का गठन खास करके आपके उद्योगों से संबंधित हुआ है, यानी सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है तो आप सही कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। एकल स्वामित्व, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा संदेह है मुझे, लेकिन यह कि सामान्य रूप में इसका आंसर अगले डिस्कशन में मैं बता दूंगा। तो ये आपके दोस्तों जीएस के सारे प्रश्न रहे महत्वपूर्ण जो मैंने डिस्कस किया। इसमें भी अगर बात किया जाए तो मैंने आपको कहा कि अगर आपने मेरी पिछली कक्षाएं देख रखी हैं तो उन कक्षाओं से काफी ज्यादा प्रश्न आ रखे हैं, यानी लगभग आपको केवल 7, 8, 9 प्रश्नों का लाभ हो रहा है। और इस प्रश्न से लगता है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगली पारी के भी प्रश्न अच्छे होंगे और कल का भी पेपर आसान होगा। बहुत घबराना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक रिवीजन करके इस पेपर का भी जाना है। साथ में मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है पिछली क्लासेस का तो ज़रूर देख लीजिए, तेजी से ही देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर जाइए उसके बाद एग्जाम में। साथ में आगे की जानकारी के लिए, अगली किसी भी बेहतर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे साथ जुड़िए, लाइक शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पत्र के हल का लाभ आपके मित्र और आप उठा सकें। ठीक है।
इसी के साथ समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, यानी कल के एग्जाम देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।